गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का एमडी एंड पब्लिक स्कूल क्लास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम क्लास क्लास 12 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट टू में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चला हुआ है डिपार्टमेंट, हमने कल पढ़ा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स की छोटे आकार का, बड़े प्रकार का है, क्रियाशील है, एकात्मक है, संगात्मक है। हमने बहुत सारे विभागों के बारे में पढ़ा और डॉक्टर एमपी शर्मा की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एमपी शर्मा क्या कहते हैं, एकात्मक विभाग भी बताया। एकात्मक विभाग क्या बताया था बेटा, एनी स्टूडेंट्स, कोई भी जो कल रिपीट किया था भी, जिसमें एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य किया जाए उसको एकात्मक विभाग का नाम दिया गया है। जैसे कि हमने उसके आधार पढ़े, तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत में विभागीय संगठन, ये डिपार्टमेंट ऑफ द भाग का दूसरा पार्ट है। और जो भी आप पढ़ते हैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाता है। ओके, नाउ लेट स्टार्ट। भारत में विभागीय संगठन, जब आप भारत में विभागीय संगठन की बात करेंगे तो इसके अंदर आप पढ़ पाएंगे कि जब प्रशासनिक कार्यों के विभाजन तथा विभाग के संगठन की शक्ति, जब प्रशासनिक कार्यों के संगठन और विभाग की शक्ति संसद, संविधान या कार्यपालिका के पास होती है। किसके पास? संसद, संविधान या कार्यपालिका के पास होती है। तो भारत सरकार के व्यापार का निर्धारण, जो भारत सरकार का व्यापार है उसका निर्धारण भी शुरू हो जाता है। और वो जो निर्धारण है भारत का व्यापार का, वो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है बेटा? 77। कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? 77 आर्टिकल के अंदर आता है। कौन सी आर्टिकल है? 77 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। जब जो कार्य सरकारी मंत्रियों को सौंपे जाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह यह निश्चित करता है, क्या निश्चित करता है कि कौन सा काम किस मंत्री के अधीन मंत्रालय में होगा, और उसको अनेक मंत्रालयों में बांटा जाता था। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कार्य किस मंत्री के द्वारा होगा और किस मंत्रालय में होगा। इसी के कारण वो मंत्रालय में भी उसको बांटा जाता है। और धारा 166 की बात करते हैं हम, धारा आती है 166। धारा 166 के अंतर्गत पढ़ते हैं हम कि राज्य सरकार के जो प्रशासनिक व्यापारों का बंटवारा किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से किया जाता है। अब भारत में पढ़ते हैं, भारत सरकार में कुछ संगठन के नाम भी आते हैं, जैसे मंत्रालय, सचिवालय, कार्यकारी कार्यालय और कैबिनेट मंत्री। अब बात करते थे, हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि जो जितने भी देश है, सभी देशों में जो कार्य है वो कुशलता पूर्वक चलता है। बिल्कुल, जब कुशलता पूर्वक चलेगा तो उनको चलाने के लिए भिन्न भिन्न विभाग और मंत्रालय की स्थापना भी की जाती है। उसी प्रकार एक मुद्दा आया तो उसने क्या किया, प्रत्येक विभाग जितने भी वो डिपार्टमेंट बनाएगा उसका एक न एक डिपार्टमेंट का एक स्पीकर भी होगा, अर्थात एक अध्यक्ष भी होता है। इसलिए प्रशासनिक इकाइयों ने जो विभाग है उसको सामान्यतः 3 वर्गों में बांट दिया बेटा। फर्स्ट है मंत्रालय, दूसरा है सेक्रेटरीट सचिवालय और तीसरा है उच्चतर अधिकारी वर्ग। इन तीनों के तीनों भागों में इसको बांट दिया गया है। मंत्रालय, सचिवालय और विभाग का प्रशासकीय संगठन जो हम पढ़ेंगे। मंत्रालय हमने बताया कि जो कोई कार्य आता है तो प्रधानमंत्री और जो राज्यपाल होता है भिन्न भिन्न कार्यों को अधीन बांट देता है। मंत्रालय क्या है? सरकार की नीति। मंत्रालय में क्या पढ़ेंगे? सरकार की नीति निर्माण का कार्य है। जो सरकार की जो कोई पॉलिसी है और उसका जो पॉलिसी हम बनाएंगे उसके निर्माण करने का जो कार्य है मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है।
प्राय 3 प्रकार के मंत्री इस कार्य में लगे रहते हैं। इस बात को ध्यान रखें, प्राय 3 प्रकार के मंत्री इस कार्यालय में लगे रहते हैं। सबसे पहले आता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा आता है बेटा राज्य मंत्री और तीसरा आता है उप मंत्री। तीनों मंत्री की हम यहाँ अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो प्राय 3 प्रकार के मंत्री इस कार्य में लगे रहते हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के मंत्री? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मोटे तौर पर देखा जाए तो इन मंत्रियों के निम्नलिखित कार्य होते हैं। जो ये मंत्री हैं, क्वेश्चन आता है कि मंत्रालय है जो सरकार की नीतियों का पालन भी कर रहा है, तो उसमें 3 प्रकार के मंत्रियों के नाम कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स टेल मी। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। लेकिन जो तीनों मंत्री हैं, इनके तीनों के कार्य भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो पहले कैबिनेट मंत्री हैं, इनकी नीति कहा ले देखो, विभाग की नीति का निर्माण करना। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो विभाग है उसकी जो पॉलिसियां हैं उसको कैसे वो निर्माण करेगा उसके बारे में बात करता है। विभागीय नीति के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना, जो उसकी विभागीय पॉलिसी है और वो क्रियान्वयन कर रहा है, कैसे उसकी क्रियान्वयन करना है उसके बारे में भी वो पर्यवेक्षण करता है। जो डिपार्टमेंट के फैसले हैं, विभाग की जो फैसले हैं, फैसलों, हिंदी आएगी यहाँ बेटा, सभी विद्यार्थी लगा भी लें, फैसलों का औचित्य विधानसभा या संसद, जो ये को दिया गया है कि विभाग की जो फैसले हैं औचित्य विधानसभा या संसद के सामने उचित ठहराना, क्या है उसके सामने रखना, पेश करना, उचित रखना। सचिवालय से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। सचिवालय का अर्थ होता है सेक्रेटरीट। मंत्री के एकदम नीचे का संगठन, जो मंत्री है मंडल है उसके ठीक नीचे का संगठन क्या कहलाता है? सचिवालय कहलाता है। क्या कहलाता है? सचिवालय। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी सचिव होता है। सचिवालय का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो क्या होता है? सचिव, अर्थात जो ऊंचे पद पर होता है उसको क्या कहोगे आप? सचिव कहेंगे। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IAS का अधिकारी होता है। अब क्वेश्चन आता था कि IAS की बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी करना भी चाहते हैं, एक अच्छी पोस्ट भी है, तो उसको करने के लिए जो क्वेश्चन आता है भी IAS की सब ट्रेनिंग कहां दी जाती है, कई बार क्वेश्चन बच्चों ने पूछा, तो इसका एक मुख्य केंद्र कहां है? मंसूरी में। कहां है? मंसूरी में मुख्य केंद्र है जहां पर इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। वह विभाग की नीतियों में वो क्या करता है? जितने भी डिपार्टमेंट है उसकी जो भी नीतियां हैं उसमें किसकी सलाह लेता है? मंत्रियों की। किसकी बेटा? मंत्रियों की। जब वो निर्माणियों से संबंधित जो उन्होंने निर्माण किया है और उससे संबंधित आंकड़े देखता है और उसकी सूचनाएं भी प्रदान करता है, तो क्या करता है? सचिव का मुख्य कार्य है भी उसके आंकड़े देखना और उसका निर्माण कार्य करना। तो सचिव का क्या है? यह एक मुख्य कार्य भी होता है। सचिवालय के संगठन में निम्नलिखित 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। जो संगठन है सचिवालय के, जो सचिवालय का संगठन बनाया है उसमें कितने प्रकार के अधिकारी होते हैं? 2 प्रकार के कर्मचारी भी होते हैं। एक तो होता है उच्चतर वर्ग। सबसे पहला क्या है? उच्चतर वर्ग का उच्चतर अधिकारी वर्ग क्या है? उच्चतर अधिकारी वर्ग का अर्थ होता है जो ऊंचे लेवल पर होता है। इसमें सचिव, अतिरिक्त सचिव, इसमें मुख्य भूमिका सचिव की होती है, उसके अतिरिक्त एक अतिरिक्त सचिव भी होता है, और संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अफसर सचिव होते हैं, सचिव भी होते हैं। ये अधिकारी क्या करते हैं? एक दूसरे का कार्यभार हल्का करते हैं, आपस में क्या करते हैं? कार्य को बांट लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कई बार क्या होता है, किसी से काम नहीं होता, ज्यादा काम हो तो आपस में वो मिलजुल कर उस कार्य को भी बांट लेते हैं, अर्थात उसका कार्यभार हल्का करते हैं तथा विशेष कार्य को संभालते हैं। जो कोई कार्य ऐसा लगता है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है तो उसको क्या करते हैं? संभालते भी हैं। संयुक्त तथा अतिरिक्त सचिवों के पद सिर्फ बड़े विभागों में ही पाए जाते हैं। इसको सभी विद्यार्थी अंडरलाइन भी कर लें, जैसे कि किया गया है। संयुक्त और अतिरिक्त सचिव, जो उसके अतिरिक्त सचिव पद दिए गए हैं उनके जो विभाग हैं सिर्फ बड़े विभागों में ही ऐसे अधिकारियों के पद पाए गए हैं। अधीनस्थ कर्मचारी क्या है?
जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस विभाग में एसओ क्या है, एसओ, इस विभाग में एसओ, सहायक, प्रवर लिपिक, अपर लिपिक, प्रवर लिपिक, अवर लिपिक तथा टाइपिस्ट, क्लरिकल, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क तथा लिपिक होते हैं, अवर डिवीजन लिपिक भी होते हैं। अब ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद तो एक पॉइंट उठाना था, तो इसमें बुक में नहीं लिखा हुआ, तो उस पॉइंट के बारे में आप सुन लें। विभागीय का प्रशासकीय संगठन, जो विभागीय है उसका जो प्रशासनिक संगठन है वो क्या है। जो प्रशासकीय संगठन होता है बेटा विभाग का, यह प्रशासन का एक ऐसा संगठन है, जो प्रशासन है उसका एक ऐसा संगठन है जो ठीक सचिवालय के नीचे स्थित है। किसके? सचिवालय के ठीक नीचे स्थित होता है। और इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष भी एक विभागीय अध्यक्ष कहलाता है। और भिन्न भिन्न विभागों में जो विभागीय अध्यक्ष है उनको भिन्न भिन्न नामों से भी पुकारा जाता है। सामान्यतः इन्हें निदेशक या महानिरीक्षक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सामान्यतः निदेशक या महानिरीक्षक भी कहा जाता है। आयुक्त अधिकारी भी इनको कहा जा सकता है। जब विभाग का अध्यक्ष होता है उसके विभाग से संबंधित तकनीकी सूचना प्रदान करना, कार्यकारी कार्यालय को अधीनस्थ कार्यालय भी कहा जाता है। ये जो आगे जाके कार्यालय हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है बेटा विभाग के अध्यक्ष का कार्यालय अर्थात एसपी साहब का कार्यालय। कौन सा कार्यालय है? एसपी। कौन सा कार्यालय बेटे? एसपी की फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। क्या है? सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, जो इसका कार्यालय है। और दूसरा कार्यालय आता है बेटा कार्यकाल। पहला क्या है? एसपी साहब का। दूसरा आता है डीएसपी। दूसरा किसका आता है? डीएसपी का। और तीसरा आता है आपका पुलिस थाना। आपने देख लिया जो 3 पद हैं किसका आएगा पहले? एसपी, डीएसपी और तीसरा क्या है? पुलिस का। तो ये सब क्या चीजों के अंतर्गत आता है? ये स्थानीय शासन के भी कार्यालय में आते हैं, जो विभाग का प्रशासकीय संगठन कहलाता है। प्रशासकीय संगठन क्या होता है? जो डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, उसके बारे में ही बताया जाता है। देखो एक बार हम इसको फिर रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि आपने पढ़ लिया है। कल हमने पढ़ा था बेटा, मैंने बताया कि हम उसके टाइप्स पढ़े थे, आज पढ़ा है कि भारत में विभागीय संगठन क्या है। भारत में जो विभागीय संगठन है उसको विभाग बना दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री और राज्यपाल, राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जब कोई कार्य करते हैं तो उसको भिन्न भिन्न मंत्रालय के अंतर्गत बांट दिया जाता है। अर्थात वो देखते हैं कि कौन सा मंत्री किस कार्य को कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने पता कैबिनेट मंत्री, तो उन्होंने जाके आगे 3 मंत्रियों को बांट दिया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मोटे तौर पर इन मंत्रियों के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है विभाग की नीति का निर्माण करना, विभाग की नीति को क्रियान्वयन करना और उसका पर्यवेक्षण करना, विभाग के जो फैसले हैं उसका औचित्य विधानसभा या संसद के सामने पेश करना या उसको उचित ठहराना। उसके बाद आता है इसके ठीक नीचे का पद है बेटा सचिवालय। कौन सा है? सचिवालय के बारे में आप अच्छी तरह परिचित भी थे, मैंने बताया है। मंत्री के एकदम नीचे का संगठन, मंत्रालय के बाद मंत्री का संगठन, और सचिवालय के नीचे कौन सा संगठन आएगा? का प्रशासकीय। कौन सा आएगा? प्रशासकीय है। मंत्री के एकदम नीचे का संगठन सचिवालय कहलाता है। सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी, जो सचिवालय है उसका जो मुख्य अधिकारी होगा सचिव, सर्वोच्च अधिकारी सचिव होता है, वह भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात वह भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का भी अधिकारी होता है। वह विभाग की नीतियों में, जो विभाग की नीतियां हैं उनमें मंत्रियों को भी सलाह देता है। जो विभाग की नीति है उससे रिलेटेड मंत्रियों को सलाह देना और निर्माणियों से संबंधित आंकड़े व सूचनाएं प्रदान करना भी सचिव का मुख्य
संबंधित आंकड़े व सूचनाएं प्रदान करना भी सचिव का मुख्य कार्य है। सचिवालय के संगठन में निम्नलिखित 2 प्रकार के कर्मचारी आते हैं। हमने जैसा कि पढ़ा भी है कि सचिवालय के संगठन में 2 कर्मचारी आते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है बेटा उच्चतर अधिकारी वर्ग उच्चतर अधिकारी वर्ग, और दूसरा है अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग। उच्चतर अधिकारी वर्ग में इसमें सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अवर सचिव और होते हैं। ये सभी अधिकारी क्या करते हैं, एक दूसरे का कार्यभार को हल्का करते हैं, तथा अगर हम एक दूसरे के कार्यभार को यह हल्का करते हैं, अगर कोई विशेष कार्य हो तो इनको सबको ये संभाल कर भी कार्य करना होता है। संयुक्त तथा अतिरिक्त सचिवों के पद, सिर्फ जो संयुक्त और अतिरिक्त सचिवों के पद हैं बेटा, वो सिर्फ बड़े बड़े विभागों को ही दिए जाते हैं, जैसे कि रेलवे विभाग है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग है, अर्थात ये विभाग बड़े बड़े दिखाई देते हैं, वह भी हैं, और इन्हीं के अंदर संयुक्त तथा अतिरिक्त सचिवों के पद दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अधीनस्थ कर्मचारी की। अधीनस्थ कर्मचारी के अंदर हम इसमें विभाग अधिकारी एसओ, कौन पढ़ते हैं, एसओ, विभाग अधिकारी एसओ, सहायक तथा प्रवर लिपिक यूडीसी तथा अवर लिपिक यूडीसी एलडीसी। एलडीसी क्या है, अवर लिपिक लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जिसमें टाइपिस्ट तथा और प्रकार के लिपिक भी आते हैं। इससे अगले का पॉइंट था, मैंने बताया था पुस्तक में नहीं है, तो वो क्या था, प्रशासकीय संगठन। प्रशासकीय संगठन एक ऐसा संगठन है जो प्रशासन के नेतृत्व में कार्य करता है। उसके अंदर भी 3 प्रकार के महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है एसपी साहब का, उसके बाद है डीएसपी साहब, और उसके बाद बात आती है पुलिस थाने की। आप सभी ने देख लिया कि जो ये पॉइंट लिखे गए हैं, एसपी साहब और डीएसपी साहब और पुलिस, ये प्रशासकीय संगठन और भारत में विभागीय संगठन के मुख्य स्रोत दिए गए हैं। सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप पार्ट देखते हैं, जैसा कि हमारा +2 पब्लिक एड का ये पार्ट 2 चला हुआ है, लेसन 10 चैप्टर डिपार्टमेंट का, कि आप जो अपना पार्ट 1 है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्रीवियस वीडियो का लिंक भी देख सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से फिर यही कहते हैं कि आप एक अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं, उसको राइट करें, लर्न करें, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अपने घर पर ही रहें। घर पर रहने से पता लग जाएगा कि आपने कितना कार्य किया है। और कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप पुस्तक के साथ इस चीज को पढ़ोगे और एक अच्छे से आप अपनी कॉपी पे राइट करोगे, नोट बनाओगे, तो मैं श्योरली कहता हूं कि आप लोग पेपर एग्जाम तक भी आप भूल नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या, विद्यार्थी क्या करते हैं, इस बातों को इग्नोर करते हैं कि लिखने में टाइम वेस्ट होता है, थ्योरिकल सब्जेक्ट है, हाथ दुखने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, आपने देखा कि अपनी 10th क्लास का रिजल्ट आउट हुआ है, जैसे कि HBSC का, और शीता जो हिसार से थी, नामनोन से, उसका इंटरव्यू था, पेपर भी आया, मैंने पढ़ा, उसने भी पता क्या बातें लिखी, उसने भी यही लिखा कि वो क्या करती थी, वो डेली ही नोट्स बनाती थी, और उसने कोई टाइम स्टडी का कोई एग्जैक्ट फिक्स भी नहीं किया था कि 8-10 घंटे। वो क्या है, उसका कहने का तात्पर्य क्या था बेटा, कि जितना समय मिलता था वो उतने घर पे रीडिंग करना, और स्कूल में अच्छे सीरियस से पढ़ना, और एक अच्छे नोट्स बनाना। तो आप भी अच्छे विद्यार्थियों की तरह अच्छे गुण सीखें, अपने माता पिता की भी सेवा करें, और अपने घर पर रहें। और जो आज CBSE +2 क्लास का रिजल्ट आया है हमारे MDN पब्लिक स्कूल कलायत का, तो 100% रिजल्ट आया है। इसके लिए सभी अध्यापकगण और हमारी मैनेजमेंट और सभी स्टाफ मेंबर भी बधाई के पात्र हैं, और अभिभावकगण भी। और मैं सभी को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं कि हमारे CBSE +2 क्लास का रिजल्ट 100% रहा है। Thank you. Have a good day.